वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो साथियों, हमने कल आपको एक वीडियो था तो 2018 के पेपर का था एलटी के लिए, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मैंने सीटीपी में जो आए थे वो दिए थे। मैंने कहा था कि आपको पढ़ना नहीं, आपको सीखना है। मैंने ये आपसे कहा था कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, पॉज करके आप भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद अपना आंसर जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे आपका आंसर क्या है, और लास्ट में कैलकुलेट करके आप देखना चाहेंगे कि आपके जो है कितने मार्क्स आए हैं 30 में से। ठीक है, 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आप लोग में से ज़्यादातर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि हमारा स्कोर ये रहा। तो उसी प्रकार से आज जो है आपके सामने एक और मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2021 में पेपर आया था, उसके प्रश्न हैं। इसमें आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। नंबर एक तो ये है कि जो भी प्रश्न आया उसके रिगार्डिंग जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे, ताकि अगर उससे संबंधित अन्य चीज़ें भी अगर इस बार पूछी जाती हो तो वो आपको आ जाए। नंबर एक पहली बात। दूसरा, इसमें ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार का आ रहा है, ये देखने को मिलेगा। तीसरा, आपको खुद जाँचना होगा, अपने आप को जाँचने को मिलेगा कि आपकी तैयारी इस समय कितनी चल रही है। ठीक है, आप अगर ये पेपर आज आपको मिल जाए तो आप इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और कितने मार्क्स आप यहाँ पर ला पाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसी प्रकार से आज भी हम इसको, इसी उम्मीद से हम आज भी इसको शुरू कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? तो साथियों, आपको पता ही है, ठीक है, एनसीएफ 2005 में जो है कक्षा 1 से इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। इसके अनुसार जो है कक्षा 1 से कर दिया गया था, और इसमें बहुत चीज़ें थी, जैसे कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए, विद्यालय को जो है बाह्य जीवन से जोड़ करके इसको दिखाना चाहिए, सर्वांगीण विकास पर जो है इसमें इसको प्राथमिकता दी गई थी। तो कुछ चीज़ें इसमें थी जो मैंने आपसे बात की है पहले भी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए, वैधता जो है इसका एक क्वालिटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और अच्छा, ये वस्तुनिष्ठता ये रहा, ये जो है विभेदीकरण है यहाँ पर। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और विभेदीकरण भी होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए ना कोई भी। तो इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता वगैरह। तो इसमें मौलिक गुण भी समाहित होनी चाहिए, लेकिन इसमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, तो PF प्रणाली जो 16 है ये किया गया था आपका कैटल के द्वारा। ठीक है, रेमन बर्नार्ड कैटल के द्वारा किया गया था। तो इसमें एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, जो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे रेमन बर्नार्ड कैटल, तो इन्होंने इसका विकास किया था। तो दोस्तों, आपको बता दूं, व्यक्तित्व कारकों के आधार पर परीक्षण तैयार किया गया था, जो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व को मापने के लिए क्या था, उपयुक्त था। यह एक आत्म विवरण व्यक्तित्व परीक्षण है, जिसका प्रयोग शिक्षा और व्यवसायी जो है परामर्श के लिए, और फिर या फिर आप कहेंगे कि नैदानिक डायग्नोसिस के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद क्या है? देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में मैंने आपको कल बताया था, पूरा चार्ट मैंने 8 पद हैं करके आपको मैंने दिखाया था, कौन कौन से पद हैं, क्या हैं। तो सबसे पहला जिसमें पद बताया था मैंने आपको दोस्तों, वो क्या बताया था, समस्या को पहचानना है आपको। ठीक है, समस्या को पहचानना है। तो देखिए, समस्या को पहचानना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है? पूर्व दृष्टि किस सिद्धांत में निहित होती है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत में निहित होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। पूर्व दृष्टि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में निहित होती है। ठीक है, सीधे सीधे जवाब हो गया इसका। ये सिद्धांत जो है दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो गेस्टाल्ट वाली थ्योरी है, उसको आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। वहाँ से एक आध दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन मानी जाती है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, पूर्व दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, जो ये मनोवैज्ञानिक थे, तो इन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत जो कभी कभी क्या होता है, कौन कौन से वैज्ञानिक थे इनका नाम पूछ लेता है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक होते, एक वर्दीमर थे, कोलर थे, कोफा और लेटिन। ठीक है, ये कुछ नाम, 2-3-4 नाम है जो महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया था, ये प्रश्न बनता है। तो आपने चिंपैंजी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चिंपैंजी जो उसके अंदर बंद होता है, केले को निकाल देता है। तो इस प्रकार से आपने ये पूरी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? ब्रूनर के अनुसार, तो दोस्तों यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक ये नहीं है, ये तो पियाजे का था ना,
मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, पियाजे का था। बाकी सक्रियता, सांकेतिक और दृश्य प्रतिमा। आप देखिए, अगर एक चीज़ आपको, अगर मान लीजिए ब्रूनर के अनुसार मानसिक अनुभूतियों का तरीका नहीं भी पता है, आपको पियाजे का भी पता होता, तो आप उससे भी इस क्वेश्चन को सीधे सीधे कर पाते। आंख बंद करके जय बजरंगबली वाला तुक्का नहीं लगता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं साथियों? तो इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं, ठीक है ना। 5 उप परीक्षण होता है। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो मतलब सामने आई थी, जो इसका डेवलपमेंट आप एक हिसाब से कह सकते किया गया था, वो भाटिया जी के द्वारा किया था। सीएम भाटिया इनका नाम था। तो ये कब किया गया था अगर पूछता है आपसे, तो 1955 में इसका विकास किया गया था, यानी कि ये परीक्षण आया था। और इसमें जो है अलग अलग पैटर्न वाले कोड मतलब कोडों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो है 5 उप परीक्षण शामिल होते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो होता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है, नंबर 1, ठीक है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है। दूसरा होता है इसमें कोल्हस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तीसरा होता है चित्र निर्माण परीक्षण। चौथा अलेक्जेंडर पास परीक्षण। और पांचवा होता है अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा, इतना ज़्यादा आपका समय भी बर्बाद होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रोरसा का स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ये तो आपको भी पता ही होगा साथियों। इसमें 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 10 कार्ड्स का। ये हरमन रोरसा इसका नाम था। इन्होंने ये परीक्षण जो था रोरसा स्याही डब्बा, इन्हीं के नाम के आधार पर रोरसा इसका नाम रखा गया, क्योंकि इनका नाम रोरसा था, हरमन रोरसा, ठीक है। तो 1921 में ये परीक्षण आता है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी 1921 में, ये ध्यान रखना आपने। तो यह क्या है, एक जो है डेवलपमेंट को मापने का है, एक व्यक्तित्व को मापने का वह है, ठीक है, पर्सनालिटी के लिए परीक्षण है, जिसमें 10 कार्ड होते हैं साथियों, जिसमें 3 कार्ड रंगीन होते हैं, 5 कार्ड इसमें ब्लैक होते हैं, 2 कार्ड सफ़ेद या लाल रंग के होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर एक कार्ड मल्टीपल भी दिखाते हैं, मल्टी कलर भी दिखाते हैं। तो हर जगह पर थोड़ा अलग देखने को मिलता है, तो हम वो बताएंगे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए ज्ञान का सिद्धांत निकाला जाता है? देखिए, 2 होता है, आगमन विधि, निगमन विधि। आपने पढ़ा होगा। आगमन विधि इसका सही जवाब है, जिसमें क्या होता है, उदाहरणों के माध्यम से नियम या सिद्धांतों को निकाला जाता है, ठीक है, उदाहरण। और निगमन विधि में क्या होता है, नियम सिद्धांतों के आधार पर फिर उदाहरण पहले, उसके बाद फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये निगमन में आता है, ठीक है। नी से निगमन और ऊ से स्वरों से आगमन विधि आता है ना, तो उदाहरण भी स्वर आते हैं, ऊ में भी स्वर आया, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे, ऊ उदाहरण और आ आगमन, नी से नियम, नी से निगमन, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? दोस्तों देखिए, अभी ऊपर आया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वैसे जो जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, ये 7 से लेकर 11 तक मानी जाती है, या कहीं कहीं पर 12 इसको होता है, ठीक है। तो 7 से 11, तो इसमें 7 से 12 की आयु तक लिखा, तो ऑप्शन डी को ही हम यहाँ पर सही मानेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, बिल्कुल 7 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है। बात करेंगे टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों टर्मन के अनुसार आप इसको देखेंगे ना, तो इसमें चार्ट जो है अलग अलग आता है, हर किसी साइकोलॉजिस्ट का अलग आता है, लेकिन टर्मन के अनुसार पूछा, तो टर्मन के अनुसार भी अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। जैसे पीटी पाठक की बुक है, तो उसमें जो मंदबुद्धि बालक हैं, तो पीटी पाठक की बुक में मंदबुद्धि बालकों के लिए 80 से 90 दिया गया है, ठीक है। जबकि इसमें 80 से 90 ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। हम करेंगे तो 75 70, और यहाँ पर ऑप्शन एक तो उत्तर गलत दिया गया, यहाँ पर 70 होना चाहिए ना, 70 से कम 70 से अधिक ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है साथियों, ठीक है, 70 से कम होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी बात करेंगे, ठीक है, ये उसमें क्या दिया गया था, जो आंसर की आई थी, तो उसमें 70 से कम दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या होता है? ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में सबसे पहले समस्या उत्पन्न की जाती है, फिर तथ्यों की खोज की जाती है, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कई बार, तो ह्यूरिस्टिक विधि का जो प्रतिपादन था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन क्या था? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो डाल्टन में जो है बाल गृह समझा गया, डाल्टन योजना जो थी इसमें समझा गया था, बाल गृह समझा गया स्कूल को। आपको बता दूं जो डाल्टन पद्धति है दोस्तों, तो इसका जो विकास हुआ था 1920 में इसका विकास हुआ था, 1920 में इसका ये योजना आई थी, ठीक है।
तो एक थी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, तो इन्होंने इसका विकास किया था, ठीक है, हेलन पार्कहर्स्ट ने। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ को। संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संबंधवाद तो दोस्तों थॉर्नडाइक साहब ने किया था ये, ठीक है। और एक प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? आपको पता होना चाहिए। ये थॉर्नडाइक की क्या थी? बिल्ली थी, थॉर्नडाइक की बिल्ली थी। लेकिन और पावलोव साहब का क्या था? पावलोव का कुत्ता था, ठीक है, कुत्ता पावलोव का था। चलिए बात करेंगे और आगे नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत परीक्षण में संबंधवाद का सिद्धांत है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की क्या है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए थे, कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, किसके हैं? तो ये भी ध्यान रखने आपको 3 नियम, थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, तो व्यक्तिगत या वैयक्तिक परीक्षण का प्रकार हम कह सकते हैं। तो साथियों इसमें वेस्लर वैलेव्यू परीक्षण जो है ये है व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार, ठीक है। 1939 में वयस्क व्यक्तियों की बुद्धि के मापन के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1939 में। अगर पूछ लेता कभी तो ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है। तो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को अन्य नाम इसका जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है दोस्तों, ठीक है। आपने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन इसका विकास हुआ था 1954 में, कभी कभी ये पूछ लेता 1954 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के B.F. स्किनर है, ठीक है, स्किनर को आपने पढ़ा ही है, ठीक है, B.F. स्किनर हैं इसका विकास करने वाले, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में जिन्होंने बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस अनुदेशन में क्या होता है, इसमें अभिक्रम बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं उसके पूरे उसके, और जो एक सीधी रेखा के रूप में होता है, ठीक है, एक सीधी रेखा के रूप में ऐसे उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, इस प्रकार से एक सीधी रेखा के रूप में ये होता है, ठीक है। प्रत्येक फ्रेम में एक नया फ्रेम निकलता है। इस प्रकार ये श्रृंखला जो है एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मतलब देखिए इसमें कोई भी ऐसी शाखाएं नहीं निकली होती हैं, ठीक है। इसको मतलब कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। ये भी इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? ठीक है, देखिए मूल्यांकन कब होता है भाई? मूल्यांकन क्या शिक्षण के दौरान होता है या शिक्षण के पूर्व होता है या शिक्षण के बाद होता है? तो जाहिर सी बात है भाई, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण या उस प्रक्रिया के बाद होता है, तो शिक्षण के पश्चात की अवस्था होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट किया जाता है। देखिए अधिगम के जो वक्र, मैंने कल भी एक प्रश्न आया था एस आकार वाला, तो अधिगम के जो भी वक्र होते हैं, ठीक है, जिसमें तो सारे तो इसी यही पठार जो बनते थे यही थे, इसी के द्वारा इसी में दिखाए जाते हैं वो। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अधिगम की उन्नति और अधिगम की उन्नति जो लर्निंग है, लर्निंग की कितनी उन्नति हुई है और किस गति से उसकी अधिगम हुआ है वो भी हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। जो भूलना है, भूलने की गति को भी हम इस माध्यम से देख सकते हैं। और धारण या स्मृति रिटेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भी हम कि इसकी क्या गति है या किस तरीके का है ये भी हम देख सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, समूह शिक्षण का विकास किया गया है। तो दोस्तों ग्रुप टीचिंग का जो किया गया है समूह शिक्षण, ये किया गया था फ्रीमैन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला, फ्रीमैन के द्वारा किया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक ग्रुप में जो है शिक्षण किया जाता है। जैसे कोई भी ग्रुप है, एक ग्रुप में जो है दो या फिर दो से अधिक टीचर होते हैं, ठीक है, बड़ी कक्षा में होते हैं, तो इसमें ये अध्ययन किया जाता है। आपने ये अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा शायद। अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। देखिए अभिप्रेरक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जन्मजात, ठीक है, एक होते हैं जन्मजात और दूसरे होते हैं अर्जित। अब जन्मजात और अर्जित में आपको बिल्कुल साफ पता चल रहा होगा। जैसे है क्रोध है, क्या क्रोध आपने अर्जित किया है? नहीं, आपके अंदर था पहले से। भय आपके अंदर होता है, भूख आपके अंदर ऑलरेडी होती है, प्यास आपके अंदर ऑलरेडी होती है, आपने अर्जित नहीं कर रखा, वो आपके जन्मजात हैं, ठीक है। और आत्मरक्षण, जब आप छोटे भी होते हैं, जब आपको ज़्यादा सेंस नहीं होता है, मतलब 1 साल के 1.5 साल 2 साल ऐसे भी होते हैं, तो अगर आपकी तरफ हाथ आता तो बच्चे का खुद ब खुद हाथ अपने फेस पे आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ आती है तो आप बच्चा खुद आत्मरक्षा करता है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी जन्मजात है, यानी कि बाहर से। आप सहयोग और प्रतिस्पर्धा आप जब बाहर बाद में सीखते हैं, ठीक है, उसको अर्जित करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गटमैन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है,
अभिवृत्ति मापन की जो स्केलोग्राम विधि है, इसका मापन क्या था और प्रतिपादन क्या था गटमैन ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें जो है इस विधि में क्या होता है, जो कथन होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, परस्पर जोड़ दिया जाता है। इसमें सहमति की मात्रा जितनी अधिक होती है, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें केवल सहमति या असहमति ली जाती है, ठीक है। तो अगर आप सहमत हैं तो फिर 1 अंक, असहमति के लिए इसमें 0 अंक दिया जाता है और लास्ट में इनको कैलकुलेट करके भी देखा जाता है कि सहमति में ज़्यादा है या उसमें ज़्यादा है या किस में कितने हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा वो तैयार किया जाता है। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? प्रेरणा के स्रोत में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, प्रेरणा के लिए सबसे पहले तो आवश्यकता होती है ना। जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होती है तभी आप उसी चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका पहला जो स्टेप है वो आवश्यकता है, उसके बाद दूसरा चालक होगा, तीसरा प्रोत्साहन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आगे चल रहा है। आगे बात करेंगे, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। देखिए, अगर कोई चीज़ उसने इतिहास में सीख रखी है और उसका उपयोग वो हिंदी में भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव यहाँ पर अप्रोच होगी, ठीक है। धनात्मक अंतरण होगा। तो धनात्मक अंतरण, जैसे इतिहास में उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, कोई भाषा का विकास पढ़ा यानी कि कुछ चीज़ों के पढ़ा, फिर बाद में उसने उसी चीज़ को हिंदी में भी देखा। जैसे कालखंड है, हिंदी का विकास है, किस कालखंड में कितना हुआ, किस में कितना हुआ, वैदिक काल में किस प्रकार का था भाषा का, इसमें कितना था, उसके बाद मॉडर्न में क्या हुआ, ठीक है, अभी इस समय क्या हुआ, तो किस प्रकार भाषा का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें उस समय क्या था। तो इसका धनात्मक हुआ यानी कि उसका यूज उसने क्या किया गया, हिंदी में भी कर लिया है। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या होगा? देखिए, जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे दोस्तों उसकी विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित होता है? दोस्तों ये जो है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है ना। देखिए, ये व्यावसायिक गुण हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं भी, क्योंकि देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है तो ये मनोवैज्ञानिक गुण होता है ना, मनोवैज्ञानिक गुण होता है किसी भी शिक्षक का। लेकिन उत्तर में कहीं पर इसको व्यावसायिक गुण बताते हैं, कहीं पर मतलब इसको मनोवैज्ञानिक गुण बताते हैं। व्यावसायिक गुण भी ठीक है, क्योंकि एक टीचर है, टीचर अगर टीचर बनना है तुमको, शिक्षक को, तुम्हारे अंदर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान आपको होना चाहिए। यानी कि टीचर का एक व्यावसायिक गुण है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना, ये भी है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक गुण भी है। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में डाउट उत्पन्न हुआ था, पहले इसमें से कोई नहीं माना गया था लेकिन बाद में इसको व्यावसायिक गुण माना गया था। मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये आता है प्रतिगमन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, प्रतिगमन के अंदर। ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो वो कैसे होते हैं? लंबकाय। देखिए क्रेस्मर ने बताया था ना, लंबकाय, सुडौलकाय, कुछ ये बताए थे, 3 काय उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो इसमें लंबकाय मतलब टाइप के जो व्यक्ति होते हैं तो वो जो है अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि वो सीधे साधे टाइप के होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का क्या है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए 29 में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट था बता दिया, क्रेस्मर का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें इसने बताया था एस्थेनिक इसको बोला जाता है। ये दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, अपना क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, सीधे साधे टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सामंजस्य उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति मतलब आपको देखने को मिलती है। और काल्पनिक दुनिया में रहने की प्रवृत्ति लगभग इन लोगों में पाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है? तो साथियों सही जवाब क्या है इसका? ब्रूकर के द्वारा। ये ब्रूकर होना चाहिए, ठीक है। ब्रूकर है तो ब्रूकर के द्वारा ये कहा गया है। आगे बात करेंगे लास्ट प्रश्न की। किसने कहा था कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो ये डांडेकर की परिभाषा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, जो जिसने कहा है उसी का होता है। ये 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगना ही है भाई, पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस साल भी इन प्रश्नों को पढ़कर नहीं, आपको सीख कर जाना है। इनसे, इनके आसपास भाई बिरादरी से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इन कोई भी प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक प्रश्न आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके नैया पार लगने वाली है। तो साथियों ये 30 प्रश्न आपको
कितना स्कोर कर पाए आप इसमें, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कल आप लोग कमेंट कर रहे थे, किसी ने 24 किए थे, किसी ने 25 किए थे, किसी ने तो 29 भी कर लिए थे, किसी ने 19 किए थे। तो हर किसी ने जो है जितना स्कोर किया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या कोई आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि आपको लिखने से क्या होगा, आप कभी नहीं भूलोगे फिर उस चीज़ को। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।